प्रेजेंट, इन दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट, यानी कि दिल। ठीक है। अगर बाई चांस जब खाना खाते खाते कभी कभी लोगों को खांसी आने लगती है, तो ये खांसी इसलिए आ जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 9, जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद फिर आपको कहीं भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ध्यान हो करके ये मेरा पढ़ाया हुआ रिस्पायरेटरी सिस्टम समझेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान होता है। ठीक है। यानी गैसेस यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एक प्रकार की गैस और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान होता है। ठीक, कैसे एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लिया, फिर उसके बदले क्या छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर छोड़ दिया, तो एक तरीके से एक्सचेंज हुआ। ठीक है। तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, मतलब और अच्छे समझ लेते हैं ये क्या चीज है। हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस का लंग्स तक पहुंचना तथा इसी ट्रैक से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना रिस्पायरेटरी कहलाता है। यानी कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है यानी कि नोज के थ्रू जो रास्ता जाता है उसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्सीजन आती है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, उसके साथ अदर गैसेस का आना और वह अन्य वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ना, उसी को हम लोग रिस्पायरेटरी कहते हैं। अगर कोई आप लोग को बोले रिस्पायरेटरी क्या होता है, देखिए रिस्पायरेटरी मीन्स होता है एक बेसिकली आप लोग समझ लीजिए सांस लेना। सांस लेने को हम लोग रिस्पायरेटरी कहते हैं यानी कि रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। तो हम रिस्पायरेशन की परिभाषा आप लोग खुद ही बना सकते हैं अपने मन से कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में से होते रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, तो उसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में आपको? इतनी आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें आप। ठीक है। अब समझ लेते हैं रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। रिस्पायरेशन हमारे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन और दूसरा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। यानी कि इंटरनल मीन्स अंदर, आंतरिक रिस्पायरेशन। ठीक है, जो हम लोग अंदर से लेते हैं, और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी रिस्पायरेशन। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है। जो हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन होता है वो समझिएगा ध्यान से। ठीक है। वो हमारा एक्सचेंज और रिस्पायरेशन यानी कि जो सांस हम लोग लेते हैं उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन बिटवीन कहां पर? लंग्स नहीं, ब्लड और टिश्यू में। यानी कि जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है जो अंदर होता है वो हमारा ब्लड टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। आप एक प्रकार की ये कह सकते हैं। या जो ब्लड और टिश्यू होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद उसके बदले क्या एक्सचेंज करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आई? तभी तो रिस्पायरेशन काम करता है ठीक से। ये इंटरनल रिस्पायरेशन में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में। ठीक है। जो यानी कि बाहरी जो रिस्पायरेशन होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। ये इसमें एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन के, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसका एक्सचेंज होता है कहां पर? बिटवीन लंग्स एंड ब्लड में। ठीक है। लंग्स और ब्लड में एक्सटर्नल का एक्सचेंज होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का। इतनी बात समझ में आई? इंटरनल में कहा हो रहा है? ब्लड और टिश्यू में इंटरनल हो रहा है, और एक्सटर्नल में लंग्स और ब्लड का हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड।
अब बात आती है फेज ऑफ रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन के कितने फेज होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फेज से होकर हमारे रिस्पायरेशन कहलाता है, यानी कि सांस दिलाता है, ठीक है, उसके भी फेजेस होते हैं। तो दो प्रकार के फेजेस होते हैं, पहला है हमारा इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन, यानी कि पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन, ठीक है। तो समझ लेते हैं इंस्पायरेशन क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है, जो अगर आप लोग को क्या कहते हैं, इन, जो इन होता है वो क्या, किसको बोलते हैं, इन मीन्स अंदर बोलते हैं ना, तो समझिएगा अंदर, इन मीन्स क्या होता है, इंस्पायरेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स तक पहुंचना, यानी कि जो बाहरी वातावरण है वहां से एयर का, यानी कि हवा का अंदर लंग्स तक पहुंचना, तो इन हो रहा है ना, इन मीन्स अंदर, अंदर, इन मीन्स अंदर, ठीक है। तो इंस्पायरेशन हो रहा है इसमें। तो एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स तक पहुंचना इंस्पायरेशन कहलाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो बात करते हैं एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन मीन्स एक्सटर्नल, मीन्स क्या होता है, बाहरी होता है, तो उसे से एक्सपायरेशन माना है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन से मीन्स बाहर जा रहा है, कहां से बाहर जाएगा, बॉडी से। तो बॉडी से एयर को बाहरी एटमॉस्फेयर में छोड़ना, ठीक है, ये एक्सपायरेशन कहलाता है। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। पहला हमारा फंक्शन है इसमें गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ये गैसेस एक्सचेंज करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, आदान प्रदान जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। दूसरा वर्ग है अल्फैक्शन। अल्फैक्शन मीन्स होता है सेल ऑफ स्मेल, यानी कि किसी की हम लोग दुर्गंध, गंध की स्मेल करते हैं, यानी कि जो हम लोग स्मेलिंग आती है, सूंघने की शक्ति है, वो हम रिस्पायरेशन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। ये वर्क होता है दूसरा। और तीसरा हमारा वोकलाइजेशन, जो हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के दौरान हम लोग बोलते भी हैं, यानी कि बोलने में भी हेल्प होती है। कैसे बोलते हैं, इसमें वोकलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि बोलना, ठीक है, कैसे होता है, यानी कि जब हम लोग को एयर होती है, एयरी की वजह से हम लोगों को बोलने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यानी कि रिस्पायरेशन ट्रैक्ट का एक मेन वर्क होता है बोलना, यानी कि वोकलाइजेशन, ठीक है। तो लास्ट वर्क है हमारा डस्ट पार्टिकल को लंग्स में जाने से रोकता है। जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, वो हमारे जो बाहर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक का वर्क है, जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रोकता है हमारे लंग्स में, लंग्स के पास जाने में, ठीक है। तो ये सब भी वर्क होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक में कितने पार्ट या कितने ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। की पहले नोज आता है कि पहले ट्रैकिया आता है, तो इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में नोज आता है, ठीक है, नोज ये होती है, ठीक है। नोज के बाद आता है फेरिंग्स। नोज के अगर आप दूसरे नंबर में जाएंगे तो फेरिंग्स आएगा, ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा वो स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स, ठीक है, पहले आता है नोज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डीपली अभी समझेंगे, ठीक है। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद लंग्स। एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरे साथ बोलते चलिएगा। नोज आता है पहले, बोलिए, नोज आता है, नोज के बाद आता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। कितना आसान है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी फिर ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद लास्ट में हमारा लंग्स आता है, ठीक है। इतने पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इतने ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंतर्गत, ठीक है। तो बात करते हैं, जितने हमने अभी ऑर्गन पढ़े हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ये कौन से ऑर्गन है, कहां प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नोज के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। नोज हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ पार्ट है, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो नोज होता है वो हमारे चेहरे का सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है।
और नोज में वूमर बोन पाई जाती है। जो ये बोन होती है जो आपको ऊंची ऊंची लगती है, उसे वूमर बोन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आई? तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ नोज, नोज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि नोज के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, नोज रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक मुख्य अंग है, यानी कि जो नोज होती है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, तो अगर आप सभी जानते हैं अगर नोज ही नहीं होगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, तो ये मेन ऑर्गन हुआ। ठीक है, तो इसके द्वारा दो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, वर्क किए जाते हैं, कौन कौन से समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्क होता है रिस्पायरेटरी फंक्शन और दूसरा वर्क होता है अल्फैक्टरी फंक्शन। जो रिस्पायरेटरी फंक्शन होता है, आप सभी जानते हैं रिस्पायरेशन किसको कहते हैं, सांस लेने को। तो नोज रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन होता है जिसके द्वारा हम बाहरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बस यही होता है रिस्पायरेटरी फंक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग सांस लेना बोलते हैं एक तरीके से। अब सेकंड हमारा होता है अल्फैक्टरी फंक्शन। क्या? अल्फैक्टरी फंक्शन। ये क्या होता है? अल्फैक्टरी फंक्शन से हम ये समझते हैं कि नोज का दूसरा बड़ा कार्य होता है अल्फैक्टरी वर्क, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की गंध व दुर्गंध पहचान सकते हैं। अगर आप लोग नोज के थ्रू तो स्मेल पहचानते हैं कि वो गंदी स्मेल आ रही है कि अच्छी सुगंध आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं गंध व दुर्गंध पहचान सकते हैं। ये हमारे नोज में पावर होती है। ठीक है, ये सब काम होते हैं हमारे नोज के। ठीक है, अब बात आती है नोज के बाद हम लोग ने कौन सा ऑर्गन पढ़ा था, याद कीजिए, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स पढ़ा था। तो फेरिंग्स क्या होता है? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो फेरिंग्स होता है वो हमारे यहां पाया जाता है। ठीक है, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। जो फेरिंग्स होती है उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये स्किल बोन के लोअर सरफेस पे, कहां पर? ये स्किल बोन के लोअर सरफेस में सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं जो ये स्कुल के लोअर सरफेस से सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक होती है। ये एक पोजीशन होती है, मतलब ये एक जगह होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्किल। ठीक है, स्कुल के लोअर सरफेस से सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक होती है। ठीक है, ये जगह होती है जहां पर ये फेरिंग्स पाई जाती है। आई बात समझ में आई आपको? तो फेरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स फेरिंग्स। कौन कौन से? नोजो, ओरो, लैरिंग्स, फेरिंग्स। कौन कौन से? नो बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे तभी याद होगा आपको। ठीक है, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। जो फेरिंग्स होता है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने वाले सिस्टम, और डाइजेस्टिव यानी कि जहां हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उन दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, फेरिंग्स निकलने के प्रोसेस से, जो फेरिंग्स होता है वो भोजन के निकलने के भी प्रोसेस में भी हेल्प करता है। बस और कोई वर्क नहीं होता है ज्यादा इसका। ठीक है, अब समझ लेते हैं लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, लैरिंग्स जो अगला पार्ट था हमारा, वो ऑर्गन था। जो लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये टंग के रूट ट्रैकिया तक होती है। जो लैरिंग्स होता है वो वॉइस बॉक्स के नाम से उसे जानते हैं, और ये टंग के रूट ट्रैकिया तक होती है। आई बात समझ में आई? तो अब बात समझते हैं फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, यानी कि लैरिंग्स से क्या कार्य है। जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो किस कारण से बोलते हैं लैरिंग्स को, तो ये बोलने में हेल्प करता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये निगलने के प्रोसेस के दौरान ही मसल्स फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकती है। यानी कि जो लैरिंग्स होती है, जब फूड निगलता है, तो जब मतलब फूड हम लोग खाते हैं, जब कोई भोजन करता है, तो जब भोजन आता है तो वो निगलने के प्रोसेस के दौरान ही, जैसे वो निगलता है, मतलब गले के नीचे से उतरता है भोजन, तो उसी के दौरान ही
मसल्स फूड को, मतलब उसी फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि जो भोजन करते हैं हम लोग, उसको ये ट्रैकिया में जाने से रोकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंट है। अगर बाई चांस आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर बाई चांस जब खाना खाते खाते कभी कभी लोगों को खांसी आने लगती है, तो ये खांसी इसलिए आ जाती है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसके कण, जो भोजन के कण होते हैं, वो थोड़ा बहुत ट्रैकिया में चले जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को खांसी आ जाती है। ठीक है, और कोई कारण नहीं होता खांसी आने का। ठीक है, तो बात अब लैरिंग्स एक वायु मार्ग की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, इसके द्वारा एयर लंग्स में जाती है, इसी के द्वारा जो एयर होती है वो लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की, जिसे हम ट्रैकिया या विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो ट्रैकिया का शेप होता है वो सी के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया के क्या क्या काम है वो समझ लेते हैं। अब ट्रैकिया एयर के लिए पैसेज वे की तरह काम करता है, यानी कि जो ट्रैकिया होता है वो एयर के लिए एक रास्ते की तरह काम करता है, पैसेज वे की तरह। ठीक है, और ये एयर को रिस्पायरेशन के दौरान एयर को वार्म एंड मॉइस्चर करता है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, जैसे एयर लेते हैं, वो ट्रैकिया हमारा एयर को वार्म एंड मॉइस्चर करता है, यानी कि थोड़ी गर्म करता है और उसमें नमी करता है, ताकि आराम से हम लोग सांस ले पाए। अगर ये वार्म और मॉइस्चर नहीं करेगा, यानी कि नमी नहीं पहुंचाएगा, तो हम लोगों को सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं ब्रोंकी। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा ब्रोंकी, वो क्या होता है। ठीक है, ब्रोंकी क्या होता है, ट्रैकिया के लास्ट पार्ट का डिवीजन होता है, जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। जो ट्रैकिया होता है, जिसको हमने पढ़ाया आपको, जो ट्रैकिया के एकदम लास्ट पार्ट को ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक आप समझ लीजिए, ट्रैकिया का सबसे लास्ट वाला रास्ता जहां ट्रैकिया खत्म होती है, वहां हमारी ब्रोंकी पाई जाती है। बस इतना समझिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी, जो ब्रोंकी होती है, ब्रोंकी डिवाइड होती है, तो उसी ही को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यानी कि जहां ब्रोंकी डिवाइड हो जाती है वहां हमारी ब्रोंकियोल स्टार्ट हो जाती है। बस इतना समझिए आप। और अब बात करते हैं एल्वोलाई की, जो नेक्स्ट ऑर्गन है। लंग्स की यूनिट को हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। जो लंग्स की यूनिट होती है उसे को हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के लास्ट पार्ट, जो ब्रोंकियोल्स होता है उसका लास्ट पार्ट में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। यानी कि जो ब्रोंकियोल्स है उसका जो लास्ट पार्ट, यानी कि आखिरी रास्ता, ब्रोंकियोल्स का जो आखिरी रास्ता बचेगा, उसी को हम लोग वहां पर एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। यानी कि ब्रोंकियोल्स के लास्ट पार्ट में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एल्वोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। जो एल्वोलाई होती है वो हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जिससे हमारा रिस्पायरेशन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अब लास्ट ऑर्गन की बात करते हैं, जिसका नाम है लंग्स। तो दोस्त स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक पढ़ाने में, समझाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप इस लेक्चर को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इससे अच्छी क्वालिटी में आपको अगला लेक्चर मिल पाएगा। ठीक है, तो लंग्स की बात आती है। लंग्स रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन होता है। आप सभी जानते हैं, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका जो मेन ऑर्गन होता है हमारा लंग्स होता है, जो मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, लंग्स हमारे 2 होते हैं। ये हमारे थोरेसिक कैविटी ये होती है। ठीक है, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में बने प्लूरल कैविटी में फिक्स होता है। जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, और 2 यानी कि सिंगल, जो चीज सिंगल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर, और जो चीज 2 होती है उसे हम कहते हैं प्लूरल। ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्लूरल क्यों होते हैं, प्लूरल कैविटी, क्योंकि ये लंग्स है, लंग्स 2 है, यानी कि प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, समझाने के लिए ये हमारे थोरेसिक कैविटी में बनी प्लूरल कैविटी में
फिक्स होती है, लंग्स जो थोरेसिक कैविटी में, प्लूरल कैविटी में फिक्स होता है, ठीक है। जो रिब केस से कवर्ड या ढका रहता है, ठीक है, जो यहां पर रिब केस होती है, ठीक है, दो, उसी से लंग्स कवर्ड होता है, जिससे चोट या लंग्स को बचाव मिलता है किसी भी चोट या वुंड या रप्चर होने से, खराब होने से, ठीक है। रिब केस लंग्स की रक्षा करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो लंग्स जो होता है, लंग्स कौन से शेप का होता है, लंग्स कोन शेप का होता है, ठीक है। और लंग्स में 5 लोब पाए जाते हैं, कौन कौन से, देखो, जो राइट लंग्स होता है, यानी कि ये राइट है, मेरा राइट आपका लेफ्ट होगा, आप अपनी यहां टच करिए, ठीक है, मेरा राइट आपका लेफ्ट, ठीक है। तो ये राइट है हमारा, तो राइट साइड में तीन लोब पाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला ऊपर होता है अपर लोब, ठीक है, बीच में होता है मिडल लोब, नीचे होता है लैब लोब, ठीक है। अपर, ऊपर को अपर बोलते हैं, बीच वाले को मिड बोलते हैं, नीचे वाले को लैब बोलते हैं, यानी कि अपर लोब, मिडल लोब, लैब लोब, ये 3 लोब आपको राइट साइड में मिलते हैं, यानी कि राइट साइड में ये 3 लोब पाए जाते हैं, अपर मिड लोब, ठीक है, 3 लोब। और लेफ्ट साइड में हमारे, मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपर लोब 2 लोब पाए जाते हैं केवल, अपर लोब ऊपर वाला और नीचे वाला लोअर लोब, ठीक है। यहां पर 3, कौन कौन से, अपर मिडल लैब, लैब को आप लोग लोअर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट में 3, लेफ्ट में 2, हो गए 5 लोब, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स की, लंग्स के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। दोनों लंग्स एक दूसरे से अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो 2 लंग्स होते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। तथा दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट, इन दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, यानी कि दिल, ठीक है। और लंग्स का अपर पार्ट क्लेविकल बोन तक उठा होता है, जो लंग्स का अपर पार्ट होता है वो यहाँ क्लेविकल बोन होती है, वहां तक उठा रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और जबकि इसका आधा भाग डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जबकि देखो लंग्स का अपर वाला पार्ट है क्लेविकल बोन तक उठा रहता है, और जबकि लंग्स का दूसरा वाला मतलब आधा भाग डायाफ्राम यहां पर होता है, ठीक है, डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आई बात में। और राइट लंग्स जो होता है वो लेफ्ट लंग के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा होता है, जो हमारा राइट लंग्स होता है वो लेफ्ट लंग्स के से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं राइट लंग्स बड़ा भाई है और छोटा लंग्स है छोटा भाई है, समझ में आई। राइट लंग्स बड़ा भाई क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट लंग से छोटा भाई क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है राइट लंग्स के, ठीक है, बात समझ में आई। तो लंग्स के ऊपर वाले पार्ट को में अपेक्स और निचला वाला पार्ट को बेस कहते हैं, यानी कि जो लंग्स का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे अपेक्स, ठीक है, जो ऊंचाई में रहता है उसे हमेशा अपेक्स कहते हैं, ये बात समझ के रखिए आप लोग, ठीक है। लंग्स के ऊपर वाले पार्ट को अपेक्स कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं, ठीक है, समझ में आई। दोनों लंग्स के बीच वाले पार्ट को मीडियम स्टर्नम कहते हैं, जो दोनों लंग्स के बीच में ये मीडियम स्टर्नम, जो आपको को ये हार्ड प्रेजेंट होता है उसके ऊपर साइड मीडियम स्टर्नम होता है, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में एक मीडियम स्टर्नम जैसी हड्डी निकली होती है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है, जिसमें हार्ट क्या क्या होता है, जिसमें हार्ट ट्रैकिया इसोफेगस प्रेजेंट होता है, जो ये इस मीडियम स्टर्नम होता है इसको कहते हैं बीच वाले को, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, हार्ट होता है, ट्रैकिया होता है, इसोफेगस से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑर्गन आता है हमारा, लास्ट टॉपिक है डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप डोम स्ट्रक्चर का होता है, ये एक डोम आकार का होता है ये, ठीक है। इसका अपर वाला पार्ट थोरेसिक कैविटी और लोअर वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। जो डायाफ्राम होता है इसका जो अपर वाला यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी में होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो एब्डोमिनल यानी कि पेट वाली कैविटी में होता है, ठीक है। और जो इंस्पायरेशन के दौरान डायाफ्राम चपड़ा या चपटा हो जाता है, यानी कि जब हम लोग ये सांस ले रहे हैं, देखिएगा आप लोग सांस लेके देखिए,
जैसे आपने सांस लिया तो जैसे ही आप लोग सांस लेंगे जो डायाफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो जो डायाफ्राम होता है जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। लेके देखिए आप लोग सांस, तो आपको खुद ही एहसास होगा, ठीक है। सांस लिए तो डायाफ्राम जो यहां पर होता है वो चपटा हो जाता है और जैसे सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाते रहते हैं, इसी से टॉपिक यानी कि पैरामेडिकल, मेडिकल और मेडिसिन के भी बारे में हम लोग इसी अपने चैनल यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सभी नॉलेज इसी चैनल में मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, यानी कि सेंड रिस्पिरेटरी पीडीएफ आप इतना लिख के भेजेंगे तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और पीडीएफ का प्राइस मात्र 5 रुपए, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। अगर जैसे ही आप मैसेज करेंगे उसके बाद आपको हमें 5 रुपए ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद ही आपको इस टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको हमारे मेडिसिन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है जिसमें हम लोग डेली मेडिसिन और नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो इस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं कि ज्वाइन मेडिसिन ग्रुप, उसके बाद आपको फ्री में, जी हां फ्री में मेडिसिन ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।